नमस्कार दोस्तों, अकेला भूटिया स्टोरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगले 20 मिनट के लिए आप पूरी तरह से मेरे साथ जुड़ जाइए। अगले 20 मिनट के लिए आप अपने ईयरफोन्स को कानों में अच्छे से ठूंस लीजिए और फोन को नीचे की ओर रख दें और अपनी आंखों को बंद करके पूरी तरह बस इस स्टोरी के साथ अपने आप को रिलेट करने की कोशिश कीजिए। साथियों, मैं नहीं चाहता कि स्टोरी का जो भाव मैं आपके लिए धीरे धीरे तैयार करने वाला हूं वो बीच में टूट जाए। अगर आप बार बार अपने फोन में डिस्टर्ब होंगे तो कहानी का पूरा फ्लो टूट जाएगा। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि अगले 20 मिनट के लिए हम आपस में जुड़ने वाले हैं, तो जरूरी है कि मैं आपको अपना एक छोटा सा परिचय बता दूं। साथियों, मैं पिछले कई सालों से हॉरर स्टोरीज सुनता आ रहा हूं। मुझे हॉरर स्टोरीज से काफी लगाव है। यूं कह लीजिए कि मुझे हॉरर स्टोरीज से जुड़ा हुआ काफी लंबा और पुराना तजुर्बा है। तो मेरे इसी तजुर्बे को देखते हुए किसी ने मुझसे कहा कि अगर आपके पास इतनी सारी स्टोरी है तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करो। तो फिर मुझे YouTube सबसे अच्छा माध्यम लगा कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ जाऊं और आपको बेहतरीन से बेहतरीन हॉरर स्टोरीज प्रोवाइड करवा पाऊं। नॉय सब मैंने अपने बारे में तो आपको थोड़ा बहुत बता ही दिया, तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपने बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप कहां से हैं और कितने समय से आप हॉरर स्टोरीज सुनते आ रहे हैं। तो साथियों, जो आज की कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो काफ़ी डरावनी कहानी है। ये कहानी खौफ और दर्द की ऐसी दास्तां है जो भुलाएं नहीं भूली जाएगी। यूं समझ लीजिए कि पूरे 1 डेढ़ घंटे के बाद आपको बैठे बैठे ही डर का एहसास होने लगेगा। तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि अगले 20 मिनट के लिए आप पूरी तरह से मेरे साथ जुड़ जाइए। ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर की है। अब साथियों, ये तो आप जानते ही हैं कि कोटा शहर देश में पढ़ाई के लिए काफी फेमस है। वहां पर नीट, IIT एन जैसी तैयारियों के लिए देश भर से स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन कोटा का एक दूसरा पहलू भी है जो काफी डरावना है, और वो है कि कोटा के अंदर स्टूडेंट सबसे ज्यादा सुसाइड भी करते हैं। अक्सर हम खबरों में देखते रहते हैं कि 2022 साल के लड़के और लड़कियां डिप्रेशन का शिकार होकर जब वो परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं तो वो अपनी जान गंवा देते हैं। तो आज की हमारी जो कहानी है वो कोटा के इस बुरे पहलू से जुड़ी हुई है। ये घटना मुझे कोटा में पढ़ाने वाले एक टीचर ने शेयर की है, जिनका नाम है गगन सर। कोटा के अंदर ये बायोलॉजी के काफी जाने माने टीचर रहे हैं और काफी समय से कोटा के अंदर स्टूडेंट्स को नीट की तैयारियां करवाते आ रहे हैं। जब उनके साथ ये काफी डरावना किस्सा हुआ तो उन्होंने इस पूरे किस्से को अपनी डायरी के अंदर नोट किया और काफी समय के बाद उन्होंने अपने बाकी दोस्तों के साथ इस डेयरी को शेयर किया है। तो आज हम उनकी डेयरी को पढ़ने वाले हैं और उनके साथ कौन सा डरावना किस्सा हुआ था, इसको आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और कर लेता हूं कि अब हमारा और आपका जुड़ाव तो काफी करीब से हो ही चुका है, तो अब चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस जुड़ाव को और मजबूत कर लीजिए और इसके बाद मैं आपके लिए स्टोरी शुरू कर सकूं। अब आगे की स्टोरी आप उनके दृष्टिकोण से ही सुनेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं गगन सर। ग्रेजुएशन करते ही मुझे पढ़ाने का शौक लग गया था। मैं अपने गांव के अंदर छोटे बच्चों को ट्यूशन कराया करता था, उसके बाद स्कूलों वगैरह में, और बाद में धीरे धीरे कॉलेज में पढ़ाने लगा।
लेकिन वहां से मेरी आर्थिक पूर्ति अच्छे से नहीं हो पाती थी, तो मैं आ गया कोटा शहर। अब नई नई नौकरी के चक्कर में इस शहर में नया नया ही शिफ्ट हुआ हूँ। पहले दिन की स्वाद के चक्कर में मैंने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया। कल सुबह कहीं पेट खराब ना हो जाए, इसलिए दवा लेने के लिए रात को ही मेडिकल स्टोर चल पड़ा, क्योंकि एडवांस में ही काम कर लेने की आदत है मुझे। अजीब गली में मकान है मेरा। दिन में यहाँ जितनी चहल पहल और चकाचौंध रहती है, तो रात को उतना ही घना सन्नाटा बस रह जाती है। झपक झपक कर बंद हो जाने वाली ट्यूबलाइट गली को पार करते हुए थोड़ा आगे निकलता हूं तो दुकान बंद कर रहे एक दर्जी से मैंने पूछा, भाई यहाँ कोई मेडिकल स्टोर आसपास है? ताला लगाते हुए उसने बिना देखे ही जवाब दिया, गली के खत्म होते ही बाईं तरफ है। और इतने में रोड लाइट फिर से आंख मिचौली कर गई। वह दर्जी धीरे धीरे अपने आप बड़बड़ाने लगा, इस गली में तो यह रोज का काम है। अब तो शिकायत करने पर भी लाइनमैन नहीं आते हैं। मैं आगे बढ़ा तो गली के अंत में कोई जच्चा बच्चा टाइप अस्पताल था, उसी में मेडिकल स्टोर मिला। मैंने मेडिकल वाले से जम्हाई लेते हुए कहा, ओ भाई ज्यादा खा लिया है, कल कहीं पेट खराब ना हो जाए, तो तू एडवांस में कोई दवाई दे दे। वह घूमा और एक सिरप लेके पलटकर बोला, 80 रुपए में। उसकी दवा देखकर झल्ला उठा, हैप्पी बेबी। अरे भाई ये बच्चों के पेट साफ करने की सिरप है, मुझे क्यों दे रहा है? तो बड़ी लापरवाही से उसने जवाब दिया, बच्चे एक चम्मच लेते हैं तो आप 2-3 ढक्कन ले लेना। तो मैंने मेडिकल के अंदर झांकते हुए कहा, भाई दिमाग खराब है तेरा, कुछ लैक्टोबैसिलाइट टाइप की दवाई नहीं है? उसने ऊपर के डिब्बे में से 2 टैबलेट निकालकर काउंटर पर रख दी और बोला, 10 रुपए। मैंने चुपचाप 10 रुपए निकालकर उसके हाथ पर रख दिए, क्योंकि ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं था, और अपनी गली की तरफ चल पड़ा। मुश्किल 5-7 कदम चला होऊंगा कि मुझे अपने पीछे किसी की चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अनजान शहर में कोई परिचित तो मिलने से रहा। कुछ कदम बाद आवाज और भी तेज हो गई और साथ ही एक मीठी सी आवाज भी सुनाई दी। भैया, मैं पीछे मुड़ा तो पास के घर की खिड़की के पर्दे में से छनकर आ रही रोशनी में से एक लड़की को आता पाया। वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई और बोली, भैया क्या मैं कुछ दूर तक आपके साथ चल सकती हूँ? मुझे अंधेरे में अनकंफर्ट फील होता है। वह थोड़ी कांपती सी बोली तो मैंने भी ऐसे ही आदतन बोल दिया, हाँ बेटा शुर। अब वैसे कोई धर्मात्मा या वृद्ध नहीं हूं मैं भी मौके पर चौका लगाने वाले लड़कों में से हूं, पर गर्ल्स कॉलेज में पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूं, तो लड़कियों को बेटा बोलने की आदत सी लग गई है। मैं चल पड़ा और वह मेरी दाईं तरफ चलने लगी। ट्यूब लाइट अभी भी झपक रही थी, पर वह भैया बोल चुकी थी और मैं बेटा। तो झपकती रोशनी में उसकी शक्ल देखने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। मैंने पूछा, अंधेरे से अनकंफर्ट फील होता है या भूतों से? वह थोड़ा जोर से बोली, कुत्तों से। मैंने हाथ फैलाते हुए कहा, पर गली में कुत्ते कहाँ हैं? क्या पता कहीं हो। वह थोड़ा थोड़ा खुल रही थी। अब मैंने थोड़ी आवाज बदलकर हॉरर एक्टिंग करने की कोशिश करते हुए कहा, एहसान, कंफर्ट तो भूत प्रेत दरिंदों शैतानों से होता है। वह 2 कदम जल्दी चलकर मेरे सामने खड़ी हो गई और मुड़कर बोली, आप मुझे डरा रहे हो? अचानक ट्यूब लाइट फिर झपकी और मुझे उसकी शक्ल दिखाई दी। वह सही में बेटा कहने लायक थी। शायद वह 12वीं या कोई मेडिकल अथवा इंजीनियरिंग कोचिंग की छात्रा थी। काफी मासूम थी। मैं हर रोज रात इस गली से आती जाती हूँ और किसी से डरती नहीं हूँ। अपने अंगूठों को कंधे पर टंगे बैग के डोरे में ऊपर नीचे करते हुए उसने आत्मविश्वासपूर्वक कहा, तो मैंने कहा, सॉरी बेटा, मैं तो बस चेक कर रहा था कि तुम डरपोक हो या नहीं।
मेरा तुम्हें डराने का कोई इरादा नहीं था। इतना बोलने के साथ ही ट्यूब लाइट फिर से बूझ गई। खैर अच्छा हुआ, क्योंकि मैं जब भी लड़कियों को सॉरी बोलता हूं तो मेरी शक्ल और भी भाई साहब छाप हो जाती है। मैंने थोड़ा रुककर उससे कहा, अरे मैंने सोचा कि अंधेरे में चुपचाप चलने से अच्छा है कि क्यों ना बातें कर ली जाए, तो उसने कहा यह सही रहेगा। जब उसने यह गर्दन हिलाकर कहा तो उसकी दोनों चोटियां हिली। अब तो मुझे वो बिल्कुल बच्ची जैसी ही लगने लगी। मैंने पूछा, इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? तो वो बोली, कोचिंग से। किस चीज की कोचिंग? मैं पूछता जा रहा था, नीट की, और वह बताती जा रही थी, तो डॉक्टर बनना सपना है। मैंने चुटकी बजाते कहा, हाँ। उसने फिर से उसी मासूमियत से बताया, कुछ सपने सोने नहीं देते। मैंने कहा, उसने जवाब दिया, क्योंकि उन्हें पूरा जो करना है। मैं निरुत्तर हो गया और चुपचाप चलने लगा। गली में अंधेरा और भी बढ़ गया था। मैं एक दो कदम आगे आगे मोबाइल की रोशनी में चलने लग गया, ताकि वह मेरे पीछे पीछे आराम से चल सके। अचानक कुछ घसीटने और करने की आवाज आई। मैं तुरंत पीछे मुड़ा और बोला, तुम ठीक तो हो ना? मैं बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं था। मैं बोल पड़ा, हेलो, कहाँ गई? क्या नाम बताया था? कहीं गिर गई हो क्या? कहाँ हो? पर कोई जवाब नहीं। कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो मैं गली में इधर उधर भागकर चिल्ला उठा, हेलो, कहाँ गई? कहाँ हो? नॉइस। मैं बदहवास सा गली में इधर से उधर भाग रहा था। तभी गली में एक घर का दरवाजा खुला और एक आंटी बाहर आई और गुस्से में बोली, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? किसे ढूंढ रहे हो? अरे आंटी, वो एक लड़की जो अभी अभी मेरे साथ आ रही थी। मैं घबराहट के मारे हकला रहा था। कौन लड़की? कौन है वो तुम्हारी, और कहाँ से आ रही थी? आंटी पूछ बैठी तो मैंने बताया, वह किसी नीट की कोचिंग से आ रही थी। मैं आज ही उससे पहली बार मिला था। तो वह घूरते हुए बोली, इतनी रात गए? इस शहर में कोई कोचिंग नहीं लगती है। पिछले साल ही ये रूल बन गया था। नशा करते हो क्या? अरे नहीं नहीं आंटी, मैं लगभग कांपते हुए बोल रहा था, चुपचाप अपने घर चले जाओ। इस गली में और भी लोग रहते हैं। फिर शोर मचाया तो पुलिस को बुला लूंगी। पता नहीं इतनी रात को क्या क्या पीकर आ जाते हैं। वह दरवाजा बंद करते हुए बोली। मैं निढाल सा पसीनों में लथपथ अपने कमरे की तरफ चल पड़ा, पर अचानक याद आया कि गली की दूसरी तरफ पुलिस चौकी है। क्या पता कहीं उस बच्ची के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। और मैं यह सोचकर तेजी से पुलिस चौकी की तरफ भागा। तभी एक लड़की की दर्द भरी चीज और धम्म की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी ही उस आवाज की तरफ भागा। तभी मेरे पाँव के नीचे कुछ टकराया, कुछ नरम सा, और मैं घुटनों के बल उस पर गिर पड़ा था। अचानक अंधेरे में फिर से ट्यूबलाइट चमकी और मैं ठंडे पसीने में नहा उठा। मेरे घुटनों के तले यही लड़की थी जिसके लिए मैं भाग रहा था, पर उसके नाक, मुंह और आंख से खून बह रहा था। उसके होठ कट चुके थे और होठों के अंदर से उसके दांत बाहर निकल रहे थे। ट्यूबलाइट फिर बूझ गई। मैं अंधेरे में उसका खून से सना चेहरा अपनी गोद पर रखकर हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ, कोई मदद करो, चिल्लाता। तभी ट्यूबलाइट फिर जल उठी और तब तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा खून जम सा गया जब मैंने खून से सनी उसकी आंखें खुलते हुए देखी, और वह इतनी खौफनाक ढंग से मुस्कराई कि मेरा कलेजा हलक को आ गया। ओह नो! ये बोलते हुए मैं उसका सिर जमीन पर जोर से पटक के जल्दी से पीछे हटा, और फिर कुछ नरम सा था जिससे मैं टकरा गया। बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं कुछ नहीं जानता। बस इतना जानता हूं कि मुझे उस आंटी के घर में होश आया जो मुझे डांट रही थी। वहां उस आंटी के अलावा एक अंकल, एक मेरे ही हम उम्र का लड़का और एक लड़की बैठी हुई थी।
कहाँ रहते हो? अंकल ने पूछा। वह सरपंच के मकान में, मैंने धीरे से बताया। वह तीसरे नंबर वाला मकान, लड़के ने इशारा करते हुए कहा, और मैंने गर्दन हिला दी। अब आंटी बड़े गंभीर भाव से बोली, वह 5 साल पहले पास वाले मकान की छत से गिरकर मर गई। पर मैं तो शायद किसी और ही दुनिया में था, और मैं हकलाते हुए यह पूछने लग गया, मैं यहाँ कैसे आया? तो वह लड़का बड़ी हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोला, जब तुम हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे तब मैं और मम्मी बाहर आए, और तुम उल्टे दौड़ते हुए मम्मी से टकराकर बेहोश हो गए। बाद में मैं और पापा तुम्हें यहाँ लेकर आए। मैंने होश संभालते हुए पूछा, वह लड़की कौन है? उसे क्या हुआ? क्या वह ठीक है? तो वहां खड़ी लड़की बोलती है, अरे है नहीं थी। 5 साल पहले मेरे साथ नीट की कोचिंग के लिए जाती थी, और फिर पिछले साल 2 दिन उसने अपने हॉस्टल से कूदकर जान दे दी। वह रुवांसी होते हुए बोली। अंकल ने कहा, अब भी बहुत बार लोगों को सड़क पर बैग लेकर घूमते हुए वो दिख जाती है। ये सुनकर मेरा चेहरा सफेद पड़ चुका था, और मैंने धड़कनों को थामकर पूछा, क्यों, हमें क्या मालूम? उस लड़की ने अपने दोनों होंठ आपस में दबाते हुए कहा। आंटी ने कहा, ए जी, आप और बिट्टू इसे इसके मकान तक छुड़ाओ, रात बहुत हो गई है। और मेरे रूम पर छुड़वा दिया गया। अब रूम पर बैठकर मैं इस रात की कहानी लिख रहा हूँ, और आने वाले कल की रात का इंतजार कर रहा हूँ। क्या मालूम वह मिल जाए, और कम से कम इतना बता दें कि उसने मेरे साथ यह सब क्यों किया। उस रात के बाद मेरी जिंदगी खौफ और दर्द की कहानी बन चुकी थी। कमरे पर छोड़े जाने के बाद में रात के 12 बज गए थे, पर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। तो सबसे पहले मैंने उस रात की दास्तां को अपनी डायरी में लिखा और अपने बिस्तर में दुबक गया था। पर नींद तो मानो आंखों से रूठ चुकी थी। हर आहट पर, यहाँ तक कि झिंगुर की आवाज से भी बदन में सिरहन दौड़ जाती थी। ऊपर से पंखे की हवा से हिल रहा खिड़की का पर्दा मेरे दिल को दहला रहा था। मैं हिम्मत करके उठा और पर्दे को अपनी बायोलॉजी की मोटी किताबों से खिड़की में दबा दिया, ताकि वह उड़कर मुझे ना डराए, और बल्ब बुझा के चादर ओढ़कर मन ही मन उल्टी गिनती गिनने लगा। मुझे अच्छे से याद है कि 1000 से 100 तक उल्टा गिन चुका था, पर उसके बाद नींद के आगोश में चला ही गया। मैं थोड़ी कच्ची नींद में ही था कि अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरे ऊपर बर्फ की भारी सिल्ली रख दी हो, और कोई मेरे कंधे, कमर और जांग को नोच रहा हो। पर मैं कुछ ऐसी नींद में था कि हिलना तो दूर की बात, मैं तो पलक तक नहीं उठा पा रहा था। बहुत जोर से चिल्लाना चाह रहा था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने पूरी शक्ति आंखों पर केंद्रित करके जैसे ही आंख खोली, तो मानो वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो गई। मैंने देखा, एक बेहद ही भयानक और ठंडी काली परछाई मुझ पर बैठी हुई है, जिसकी लाल चमकदार आंखें थी। उस परछाई ने मेरे कंधे जकड़ रखे थे। उसके बाद वह मुझ पर कुछ झुकी और धीमे से बोली, तुम भी भुगतोगे। ऐसी भयानक आवाज और हंसी सुनकर मेरा तो खून जम गया था। इसके बाद वह परछाई मुझसे उतरी और कूदते हुए खिड़की से पर्दे को उठा करके किताबें उछालती हुई अंदर चली गई।